जी, आज थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्या है, तो एचटीटीपी एंड रेस्ट एंड सोप। अब एचटीटीपी क्या होता है, चलो बताओ। एचटीटीपी क्या है? एक सिंपल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, करेक्ट। एचटीटीपी इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, करेक्ट। देखो, HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Protocol is nothing but a set of rules. उसके अंदर वो रूल प्री डिफाइन किए हुए, ठीक है। www हम यूज करते हैं कभी भी, दैट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर, ठीक है। यानी अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारा सर्वर हम बना रहे हैं। जो स्प्रिंग बूट से हम एप्लीकेशन जो भी एपीआई बनाएंगे हम, वो हमारा क्या है? बैकएंड सर्वर है। इट इज कॉल्ड अ बैकएंड सर्वर। फिर उस सर्वर के अंदर आप अलग अलग क्या बनाओगे? एपीआई बनाओगे। एपीआई, कोई उसे एपीआई बोलते हैं, कोई उसे सर्विसेज बोलते हैं, कोई उसे रेस्ट सर्विसेज बोलते हैं। सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। या कोई उसे वेब सर्विस भी बोलते हैं, सबका मीनिंग एक ही है। कंफ्यूज नहीं होने आप। The communication between the client computers and web server is done by the sending HTTP request and receiving HTTP response. ठीक है, यानी हम क्या करते थे? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमें भेज देते हैं। वेयर एचटीटीपी क्या है? इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ठीक है, पढ़ते हुए आप। फॉर ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट अ न्यू सॉकेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द सर्वर। थ्रू विच द रिक्वेस्ट डेटा इज सेंट टू द सर्वर। सर्वर डज द प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स which is sent back to the client through the same socket, and then connection is closed. For the next request, it is a new connection will be established. यानी आपने एक बार रिक्वेस्ट भेज दी, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देते उस रिक्वेस्ट को, तब तक वो आपका कनेक्शन रहेगा। Once you giving the response to that request, then connection is break. So it is called connectionless protocol. यानी आप उसका स्टेट मैनेजमेंट उस रिक्वेस्ट का कर नहीं सकते। यू कैनॉट स्टेट मैनेज ऑफ दैट रिक्वेस्ट। फिर वो रिक्वेस्ट कौन सी भी होने दो, यानी कौन सी भी होने दो, इसका मतलब है गेट रिक्वेस्ट हो, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, पुट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। या आपने ऑप्शन यूज किया है तो उसमें से कौन सी भी रिक्वेस्ट हो, इसका काम ऐसा ही होगा। वंस आर यू, आपने कुछ रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट आने के बाद वहां पे सर्वर चेक करेगा कौन सी रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो चेक करेगा कौन सी रिक्वेस्ट की आपने, गेट रिक्वेस्ट की है, पोस्ट रिक्वेस्ट की है, व्हाटएवर जो भी रिक्वेस्ट की है वो चेक करेगा। फिर उसके बाद में वो आपको रिस्पॉन्स देगा वो। और रिस्पॉन्स देने के बाद जैसे सर्वर रिस्पॉन्स आपको दे देगा, वो आपके साथ जो उसने कनेक्शन बनाया था इनिशियल लेवल, वो ब्रेक कर दे। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ हमें रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है। तो हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये आपका हुआ होगा शायद, अगर नहीं भी हुआ तो देखो यहाँ पे। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? बताइए अनिल जी, हाँ बताइए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के दो पार्ट कौन से होते हैं? गेट एंड पोस्ट। नहीं, वो तो मेथड हो गए। गेट एंड पोस्ट इज अ मेथड में रिक्वेस्ट के दो पार्ट होते हैं। HTTP हैज टू पार्ट्स। हाँ ओम जी, रीड अपडेट, कौन कौन सा? रीड और डिलीट। जी क्या बोले आपने? सर हेडर और बॉडी। हाँ करेक्ट ओम जी, ठीक है। ये अनिल जी भूलो मत, ठीक है, ये हमने एंगुलर के वक्त पढ़ा था। यस। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP
हेडर, ठीक है, और ये एक पार्ट होता है, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, HTTP बॉडी, ठीक है। आप उसे शॉर्टकट में हेडर और बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। एक HTTP हेडर होता है, एक HTTP बॉडी होता है हर रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस हेडर के अंदर क्या क्या होता है, इस हेडर के अंदर आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इस हेडर के अंदर आपकी क्या होती है, आपका आईपी वहां पे मेंशन किया होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, कुछ विच लोकेशन से ये रिक्वेस्ट आई है, उस हेडर के अंदर होता है। देन इस हेडर के अंदर और क्या होता है, कंटेंट टाइप होता है, ठीक है। कंटेंट टाइप यानी क्या कि आपने उसका कंटेंट क्या है, यानी वो आपका HTML कंटेंट है, या आपका वो टेक्स्ट कंटेंट है, या आपका वो इमेज कंटेंट है, या आपका वो जेसन कंटेंट है, ठीक है। तो वो एक कंटेंट टाइप हम क्या करते थे, सेट करते, वो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट सेट करते थे, ठीक है। या आपको रिस्पॉन्स के रूप में भी आपको कुछ कंटेंट सेट करना है, आप कंटेंट सेट कर सकते हैं। एडवांस जावा में आपने कंटेंट सेट किया होगा, ठीक है। तो HTML चाहिए तो HTML सेट कर सकते हो, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट सेट कर सकते हो, इमेज चाहिए तो इमेज, जेसन चाहिए तो जेसन, ठीक है। उसके और एक दूसरा नाम है इस कंटेंट टाइप को, शायद ये आपको पता रहेगा, आपने वो किया भी होगा, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन कंटेंट, ठीक है। और एप्लीकेशन कंटेंट यहाँ पे लिखते हो, आप क्या करते हो, इक्वल टू डबल कोट के अंदर ऐसे कुछ तो लिखते हो, HTML टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट, ऐसा कुछ तो लिखते हो। ऐसे यूज किया है कि कभी, ठीक है, जाने दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। HTTP हेडर के अंदर ये आईपी होता है, कंटेंट टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है, उसके अंदर आपको कुछ ऑथराइजेशन, कुछ चीजें पास करनी है, वो सब कुछ इस हेडर के अंदर आप ऐड कर सकते हो। ऑथराइजेशन जो होता है, ऑथराइजेशन इसके अंदर होती है, ठीक है, इस हेडर के अंदर। देन इसके अंदर आप डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आईपी तो आता है, मगर किस दिन ये रिक्वेस्ट आई थी, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर, डेट टाइम पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होता है। देन उस हेडर के अंदर आपकी मेथड का नाम, यानी कौन सी मेथड आपने यूज की है, आपने गेट रिक्वेस्ट यूज की है, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की है, वो मेथड का नाम इस हेडर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज इस हेडर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपको इस हेडर के अंदर ऐड भी करना है, तो जब आप HTTP रिक्वेस्ट करते हो तब वहां पे चीजें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में बॉडी के अंदर क्या होता है, तो हमारा जो HTTP बॉडी होता है उसके अंदर आपका रहता है सिंपली ओनली डेटा, ठीक है। वो क्या होता है, डेटा होता है। अब डेटा जो है वो दो फॉर्मेट में हो सकता है, एक तो आपका HTML फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, ठीक है, HTML/टेक्स्ट, या दूसरा आपका होता है जेसन फॉर्मेट, ठीक है। जेसन इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, आगे पढ़ेंगे ये क्या है जेसन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, HTML और /टेक्स्ट फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट। तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए, कौन सी भी रिक्वेस्ट हो उसके लिए दो पार्ट कंपलसरी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे HTTP रिक्वेस्ट के लिए ये दो पार्ट है, सेम HTTP रिस्पॉन्स के लिए भी दो पार्ट होते हैं। HTTP रिस्पॉन्स आप अगर यूज करोगे, ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स के लिए भी दो पार्ट होते हैं, सेम कौन से दो पार्ट होते हैं, हेडर, सेकेंड बॉडी, इन HTTP हेडर एंड HTTP बॉडी। अगेन इस HTTP हेडर के अंदर क्या होता है, जो ऊपर हमने जो पढ़ा है वो सभी चीज इस रिस्पॉन्स के हेडर के, यानी HTTP हेडर के अंदर भी होता है, मगर एक और एक चीज उसके अंदर ऐड होती है, वो होती है हमारा HTTP स्टेटस कोड, उसे हम शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, स्टेटस कोड, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड एक होता है, स्टेटस कोड से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली वर्क हो रही है, ठीक है, या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, या उसमें और कुछ
एरर है तो उस स्टेटस कोड से हमें वो मिल जाता है। अब स्टेटस कोड जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है HTTP स्टेटस कोड। तो पहला कौन सा है, टू एक्सेस। टू एक्सेस इज नथिंग बट योर सक्सेस, ठीक है, यानी सक्सेस से कोई भी आपका स्टेटस कोड स्टार्ट होगा, इट इज कॉल्ड ओके, सक्सेस स्लैश ओके। कोई उसे ओके बोलता है, कोई उसे सक्सेस बोलता है, दोनों को मीनिंग एक ही है। तो ये टू से स्टार्ट जो होने वाली सीरीज है 200, 201, 202, वो सब कुछ सक्सेस और ओके होता है, ठीक है, उसका स्टेटस। देन 3 सीरीज से जो भी स्टार्ट होगा 3 एक्सेस, अभी 2 एक्सेस ये कहां तक रहेगा, 2 एक्सेस यानी 299, यहाँ तक जितने भी स्टेटस कोड रहेंगे वो पूरे सक्सेस के अंडर आते हैं, यानी आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की है वो सक्सेस है। अब 3 एक्सेस जो है वो 3 एक्सेस इट इज यूज फॉर द रीडायरेक्शन पर्पस। जब आप कोई भी रीडायरेक्शन करते हो तो बाय डिफॉल्ट 302 HTTP रीडायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने एडवांस जावा के अंदर सेंड रीडायरेक्ट करके यूज किया होगा, आपने एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर सीखा होगा, बराबर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के भी 2 टाइप होते हैं, कौन से, Forward and include. करेक्ट हर्षद, फॉरवर्ड एंड इंक्लूड। एक फॉरवर्ड होता है और एक इंक्लूड होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और इंक्लूड को हम 2 पैरामीटर भेजते थे, कौन से 2 पैरामीटर भेजते हैं हम, Request and response. करेक्ट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम भेजते थे। तो फॉरवर्ड और इंक्लूड से क्या होता है, जो पुरानी रिक्वेस्ट है वही पुरानी रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस उसमें एक ड्रॉबैक होता है, इंटीग्रेट करते हो या कोई पेमेंट करते हो, तो अगर पुरानी रिक्वेस्ट आप आगे फॉरवर्ड करोगे तो एंड यूजर कैसा होता है, नॉन टेक्निकल बंदा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वहां पर आपने कुछ मेंशन किया कि आपको रिफ्रेश नहीं करना है, फिर भी वो क्या करता है रिफ्रेश कर लेता है, क्योंकि उतना उसको दिमाग नहीं होता, ठीक है। बिकॉज हम ऐसे समझ के चलते हैं डेवलपर कि जो एंड यूजर यूज करने वाला है वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो अगर वहां पे उसने पेमेंट कर दिया, OTP डाल दिया, और उसके बाद में उसके बैंक अकाउंट से तो एक फॉर एग्जाम्पल 200 अमाउंट है, 5,000 वो कट होगी पेमेंट गेटवे से, मगर उसने फिर से क्या किया, रिफ्रेश बटन प्रेस किया, तो रिफ्रेश बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, फिर से उसके अकाउंट में से 5,000 डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने वहां पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया होगा तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है, पुरानी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर लेता है। तो आपकी पुरानी रिक्वेस्ट क्या थी कि भाई आपको OTP सेंड करने की रिक्वेस्ट थी, आपने OTP सेंड ऑलरेडी किया है, वही रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की जाती है, और फिर वही फॉरवर्ड करने के बाद पहले 5,000 कट हुए, नेक्स्ट रिफ्रेश करते हो तो फिर एक बार 5,000 आपके अकाउंट से कट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे कभी भी आप पेमेंट गेटवे करते हो तो वहां पे एक मैसेज दिखाता है, क्या दिखाता है, डू नॉट रिफ्रेश द पेज, दिखाता है वहां पे, होता है ना, Yes, किया sir. नहीं, Yes, sir. तो फॉर Yes, दैट sir. पर्पस, ठीक है। अब ये एक एक्चुअल डिसएडवांटेज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मैसेज लिख भी दिया वहां पे कि भाई रिफ्रेश मत करो, फिर भी होते हैं कुछ ऐसे, अभी उनको कुछ कर नहीं सकते, वो करते हैं रिफ्रेश, फिर अगर उन्होंने रिफ्रेश किया तो उनके अकाउंट से फिर से कट होगा 5,000, फिर वो 5,000 फिर से कट हुआ तो फिर वो उसका वो तो घबरा जाएगा, पहले से 5,000 कट किए, फिर एक बार 5,000 कट कर रहे हो, यानी मेरे पैसे तो डिडक्ट होते जा रहे हैं। तो वो ओवरकम करने के लिए हम यूज करते थे सेंड रीडायरेक्ट, जो अपने एडवांस जावा में पढ़ा होगा। तो सेंड रीडायरेक्ट क्या करता है, वो नई रिक्वेस्ट जनरेट करता है, पुरानी रिक्वेस्ट वो लेता नहीं, ठीक है। सो इसके बाद अगर एंड यूजर ने रिफ्रेश बटन भी क्लिक किया तो वो पुरानी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा, वो नई रिक्वेस्ट करके एज ए कंसिडर करेगा, और फिर नई रिक्वेस्ट के अंदर अभी देखो कभी हम गलती से भी रिफ्रेश बटन दबा दे तो वहां पे टाइम आउट एरर आ जाती है, आती है कि नहीं आती, टाइम आउट एरर या आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड करके ऐसे दिखा देता है, करेक्ट। Yes, sir. तो वो क्या करता है, वहीं पे आपका कनेक्शन ब्रेक कर लेता है,
ठीक है, जो ऑलरेडी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश था ना सर्वर के साथ, मगर आपने फिर से रिक्वेस्ट किया तो वो रिक्वेस्ट वहीं पे ब्रेक हो जाती, क्योंकि हमारा HTTP रिक्वेस्ट क्या है, इट इज अ कनेक्शन लेस यानी स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल वैसे भी वही काम करता है। और फिर हमने सेंड रीडायरेक्ट यूज किया, तो सेंड रीडायरेक्ट क्या करता है, न्यू रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो न्यू रिक्वेस्ट पे काम करेगा, पुरानी रिक्वेस्ट वैसे वो छोड़ देगा, ठीक है, एस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो इसलिए वहां पे आपको टाइम आउट या ट्रांजेक्शन फेल करके एरर दिख जाता है। तो वो ओवरकम करता है सेंड रीडायरेक्ट। तो उस केस में सेंड रीडायरेक्शन ये हमें कोड वहां पे हमें यूज करना पड़ता है, दैट इज HTTP 3 एक्सेस रीडायरेक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं HTTP रीडायरेक्शन। वो स्टार्ट होता है सीरीज 3 से, यानी उसका फर्स्ट नंबर डिजिट 3 से होता है, 301, 302, 303, 304 ऐसे आगे वो रीडायरेक्शन के कोड है। ठीक है, यानी अगर आपको स्टेटस कोड में ये 302, 301 दिखा तो आप ये समझ लेना कि भाई ये रीडायरेक्शन की कुछ तो प्रॉब्लम है, ये रीडायरेक्शन हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट HTTP कोड होता है आपका 4x6। 4x6 का मीनिंग क्या है, 4 से जब स्टार्ट होता है तो वो होता है एरर। ठीक है, अब वो एरर कौन सी होती है, दैट एरर इज अ क्लाइंट साइड एरर। ठीक है, फिर वो एरर आपकी 401 हो सकती है, 400 हो सकती है, 403 हो सकती है, 403 इज फॉरबिडन एरर, 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, या पेज नॉट फाउंड, या क्लाइंट इज नॉट रिसीविंग दैट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो जो एरर होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। तो ये फ्रंट एंड जो डेवलप कर रहा है उसके लिए भी ये अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हो जाती है कि भाई एरर ये क्लाइंट से है या रीडायरेक्शन की है या कोई और दूसरी एरर है। तो विद द हेल्प ऑफ द स्टेटस कोड वो आइडेंटिफाई करता है। बैकएंड को भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए लगता है कि भाई कौन सी एरर आई है। ठीक है, तो ये HTTP स्टेटस कोड इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे और एक HTTP कोड होता है 5 से स्टार्ट होने वाला, 5xx। 5xx इज अ सर्वर साइड एरर, यानी ये सर्वर साइड की एरर है। फिर वो आपका सिंटैक्टिकली एरर हो सकता है, फिर आपका वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, या फिर आपका लॉजिकल कुछ एरर हो सकता है, डिवाइड बाय 0 का या और कुछ अदर। ठीक है, तो वो सब कुछ 5 से स्टार्ट होता है और उसे हम बोलते हैं सर्वर साइड एरर। ठीक है, तो 5 से जो भी स्टार्ट होगा वो सर्वर साइड, 4 से जो स्टार्ट होगा वो एरर। ठीक है, क्लाइंट साइड। 3 से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका रीडायरेक्शन, यानी HTTP रीडायरेक्शन हुआ है इस केस में। और 2xs जो है सक्सेस और ओके, यानी आपकी जो रिक्वेस्ट की है वो प्रॉपरली वर्क हो रही है और सक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो ये HTTP कोड जो होता है वो इस रिस्पॉन्स के अंदर होता है एडिशनल। बाकी सेम यहाँ पे IP भी होता है, कंटेंट टाइप भी होता है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ऑथराइजेशन अगर आपको इंसर्ट करना है तो ऑथराइजेशन, डेट टाइम होता है, आपने कौन सी रिक्वेस्ट की थी वो मेथड यहाँ पे पहले से मौजूद प्रेजेंट होती है उस रिस्पॉन्स के अंदर, और इसके अंदर ये स्टेटस कोड ऐड करते हैं, ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो टॉमकैट है वेब कंटेनर वो सब कुछ चीजें हैंडल कर लेता है। और सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर भी सेम ऊपर हमने जो देखा था, बॉडी यानी कि हमारा इसके अंदर डेटा होता है। डेटा वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट या HTML फॉर्मेट में, या आपका JSON फॉर्मेट। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ JSON फॉर्मेट आल्सो। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं हर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। समझ में आ गया? Every HTTP request and response has two parts, header and body. बेसिकली इंटरव्यू में पूछते नहीं है, मगर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई अगर आपको हेडर के अंदर कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी है तो आपको कैसे ऐड, यानी आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका एक हेडर भी होता है और बॉडी भी होता है।